दोस्तों ये स्टोरी का 39 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सरगम ने एक नज़र मीरा और क्रिस को देखा और कमरे से चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई वैसे ही देव से टकरा गई। टकराने की वजह से सरगम गिर पड़ी। उसने गुस्से में देव को देखकर कहा, सर देखकर नहीं चल सकते, मुझे गिरा दिया। देव ने सरगम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, वह हाथ पकड़कर उठ जाए और सरगम ने भी देव का हाथ पकड़ लिया और उठकर अपने कपड़े झाड़े। वो बोला, इतनी जल्दी करोगी तो गिरोगी ही। सरगम मुंह बनाकर बोली, कुछ तो शर्म कीजिए, भगवान से डरिए, इतना लंबा चौड़ा शरीर है आपका, मैं क्या, कोई भी टकराएगा तो गिर जाएगा। मान लेते हैं मैं आंखें बंद करके चल रही थी, आप तो आंखें खोल करके चलते हैं ना, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। देव बोला, तुमसे कौन बहस करे, मैं तो मीरा का हालचाल पूछने आया था। इतना कहकर वह कमरे के अंदर जाने लगा और तभी सरगम ने देव का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, क्रिस है उसके पास, उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है, वह संभाल लेगा, आप चलो। इतना कहकर सरगम ने देव की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा खींचा, लेकिन सरगम के बस की देव को हिलाना भी नहीं था, खींचना तो दूर की बात। सरगम ने देव की आंखों में देखा, देव सरगम को ही देख रहा था। इस वक्त देव की आंखें बहुत इमोशनल लग रही थी। सरगम बोली, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है। देव ने अगले ही पल सरगम को गले लगा लिया और उसके कान में बड़बड़ाता हुआ बोला, मीरा बीमार है तो क्रिस उसका ध्यान रखता है, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आई एम सॉरी सरगम, आई रियली वेरी वेरी सॉरी। सरगम देव से दूर होकर बोली, इट्स ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे प्यार थोड़ी करते थे, कोई बात नहीं। देव ने सरगम की बाजू पकड़ी और कमरे में आ गया। देव ने कमरे का गेट बंद करके फिर से सरगम को गले लगाकर बोला, सच कहता था क्रिस की संजना गिरी हुई औरत थी और मैं भी उसके साथ गिरी हुई हरकत करता चला गया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल देव ने अपना गाल सरगम के गाल पर रखा तो सरगम ने हल्का सा दूरी बनाते हुए कहा, देव आपकी दाढ़ी चुभ रही है। देव ने हैरानी से सरगम को देखा तो सरगम बोली, झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। देव ने कहा, फिर से बोलो। सरगम बोली, सर सच में आपकी दाढ़ी चुभ रही है। देव ने कहा, वह नहीं जो पहले बोला था, एक ही बात कितनी बार कहूँ, सच में आपकी दाढ़ी चुभ रही है, सरगम ने जवाब दिया। देव ने मुस्कुराकर फिर से अपना गाल सरगम के गाल से रगड़ कर कहा, वह कहो जो सबसे पहले कहा था। सरगम देव से दूर होकर हैरानी से बोली, वही तो कहा, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। देव ने सरगम की कमर पर अपने हाथ को और ज्यादा कसते हुए कहा, तुमने मेरा नाम लिया, फिर से ले लो। सरगम को अब समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में देव का नाम ले लिया, जबकि वह देव का नाम नहीं लेती थी, हमेशा सर कहती थी। देव ने एक बार फिर कहा, सरगम फिर से कहो ना। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी। देव ने सरगम को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, सरगम प्लीज एक बार कहो। सरगम ने धीरे से देव के एक गाल पर हाथ लगाकर कहा, देव। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सरगम को थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया। सरगम को चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसने देव के कंधे पर मारते हुए कहा, देव मैं गिर जाऊंगी, रुक जाइए। देव ने कहा, ऐसे कैसे, इतनी मुश्किल से तो मुझे तुम्हारा प्यार महसूस हुआ है, अब मैं इस प्यार के हर लम्हे को जीना चाहता हूँ। अगले ही पल देव ने सरगम को नीचे उतारा। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और देव ने सरगम को गोद में उठा लिया। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई, उसे समझते देर नहीं लगी कि अब देव शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। अब तो सरगम मन में भी नहीं मना कर सकती थी, क्या सोचकर मना करती, उसने तो देव को पहले दिन से ही अपना पति मान लिया था। देव सरगम को लेकर बेड पर आ गया और उसने अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपा लिया। सरगम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, देव लाइट। देव ने एक हाथ बढ़ाता वह लाइट बंद कर दी और देखते ही देखते उन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। देव और सरगम के बीच में जो सब कुछ ठीक हो गया था, सरगम ने सब्र का फल देव के प्यार के रूप में उसे मिल गया था और शायद आने वाले दिनों में उसे अपने माँ पापा भी मिलने वाले थे। पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल तो दोनों बहनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ क्रिस भी मीरा को सहारा देकर उठाते हुए कहा, मीरा उठ जाओ, थोड़ा सा सूप पी लो, फिर दवाई लेकर सो जाना। बेवकूफ लड़की, क्या हालत बना ली अपनी। मीरा भी टेक लगाकर बैठ गई।
क्रिस उसे सूप पिलाने लगा। मीरा ने सूप पी लिया। वैसे भी उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। सूप पीने के बाद मीरा थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही। उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुल जाती। उसे थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। क्रिस मीरा के पास ही बैठ गया। उसने मीरा का सिर अपने सीने पर रखकर कहा, अब कैसा फील हो रहा है? मीरा बोली, ठीक है, लेकिन नहाने का मन कर रहा है। उसने कहा, अच्छा चलो मैं नहला देता हूँ। यह सुनते ही मीरा की आंखें खुल गई और वह बेड पर लेटी हुई बोली, नहीं, मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और बोला, अच्छा दवाई ले लो, उसके बाद सो जाना। मीरा फिर से उठी। उसने दवाई ली और फिर से लेट गई। क्रिस भी मीरा के पास ही लेट गया और देखते ही देखते दोनों भी सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिमान, आराध्या, डैनी, वंदना चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ही किचन में से खाना लाकर सर्व कर रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को कई बार मना किया, लेकिन शिवांगी को हमेशा अनिरुद्ध की हेल्प करनी होती थी, इसलिए वह भी काम कर रही थी। सारा खाना वंदना ने बनाया था, लेकिन सर्व अनिरुद्ध कर रहा था। सारा खाना सर्व करने के बाद अनिरुद्ध बैठ गया और उसने शिवांगी की भी कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अभिमान यह नजारा देखकर जब जब अनिरुद्ध शिवांगी को हाथ लगाता था, अभिमान का तन बदन जल जाता था। लेकिन क्या करता, अच्छे से जानता था कि शिवांगी अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती, लेकिन वह अनिरुद्ध को शिवांगी की जिंदगी में बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता था। सब बैठकर खाना खा रहे थे। अभिमान भी खा रहा था, लेकिन ध्यान अनिरुद्ध पर था, जबकि अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट तो आज जा ही नहीं रही थी। कुछ सोचकर उसने शिवांगी से कहा, तितली, मेरे हाथ से खाना खाओगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमान जिसने चम्मच पकड़ी हुई थी उसके हाथ चम्मच पर कस गई। अनिरुद्ध ने एक चम्मच से चावल और छोले मिक्स किए और तितली की ओर बढ़ा दिया। तितली ने भी खुशी खुशी उनको खा लिया। अभिमान तो वैसे ही खाना नहीं खाना चाहता था। शिवांगी और अनिरुद्ध को देखकर उसकी बची खुची भूख भी मर गई। तभी डैनी बोला, क्या हुआ? अभिमान खाना पसंद नहीं आया? बाहर से कुछ मंगा दूंगा, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना दूंगा, मुझे भी खाना बनाना आता है। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं अंकल, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। रघुवंशी फैमिली में कुछ अलग से खाना थोड़ी बनता है, यही सब बनता है। बड़ी माँ हम सबके लिए ऐसे ही खाना बनवाती हैं। इतना कहकर वह खाना खाने लगा, लेकिन उसकी आंखें अनिरुद्ध को देखकर लाल हो रही थी। वहीं अनिरुद्ध जानबूझकर अपने हाथों से तितली को खाना खिला रहा था, ताकि वह अभिमान को पूरी तरीके से जला सके। करीब आधे घंटे बाद सबने खाना खा लिया, लेकिन अभिमान, उसने थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। बेचारे को भूख ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद अभिमान खड़ा होकर बोला, मैं चलता हूँ। डैनी ने कहा, बेटा पहली बार आए हो, रुक जाओ। अभिमान ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ जीजा जी, रुक जाइए ना, आपका ही घर है, प्लीज रुक जाइए। फिर उसने तितली की ओर देखकर कहा, तितली आइसक्रीम खाने चलोगी? बाइक पर ब्रूम ब्रूम। तितली तो ब्रूम ब्रूम के नाम से ही खुश हो जाती थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, अनिरुद्ध, तितली ब्रूम ब्रूम पर आइसक्रीम, चलो चलो। तितली की एक्साइटमेंट देखकर वंदना, आराध्या और डैनी तीनों को हंसी आ गई, जबकि अभिमान उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका बस चलता तो आज ही तितली को रघुवंशी मेंशन ले आता, लेकिन मजबूर था। और तभी अनिरुद्ध ने आराध्या से कहा, आराध्या तुम चलोगी आइसक्रीम खाने? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन फिर बोली, भैया आपकी ब्रूम पर या तो तितली आएगी या फिर मैं। तभी अभिमान बोला, तुम मेरे साथ चलो, गाड़ी में चलते हैं, शिवांगी भी गाड़ी में चलेगी। गाड़ी का नाम सुनकर शिवांगी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली गाड़ी में नहीं, तितली ब्रूम ब्रूम पर। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं और तितली ब्रूम ब्रूम पर। जीजा जी और दीदी गाड़ी पर। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अभिमान के सामने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचा और फिर डैनी और वंदना को देखकर बोला, माँ हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। डैनी और वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध अभिमान के सामने शिवांगी को लेकर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने गहरी सांस ली। वही जानता था कि वह अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा है। आज तक उसको ना जाने क्या कुछ कहा था और अनिरुद्ध ने पिछले 2-3 घंटों में ही इतने सालों का बदला ले लिया था।
अभिमान ने फिर आराध्या की ओर देखकर कहा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की ओर बढ़ाया और आराध्या ने उस हाथ को पकड़ लिया। वह दोनों भी बाहर आ गए। दोनों पार्किंग में आ गए। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शिवांगी को पीछे बैठने का इशारा किया और शिवांगी पीछे बैठ गई। यह नजारा अभिमान देख रहा था और तभी अनिरुद्ध ने लिपसिंग करते हुए अभिमान की ओर देखकर कहा, मैंने कहा था ना, तेरी बहन होती इस बाइक के पीछे बैठी होती। अनिरुद्ध ने लिपसिंग की थी, लेकिन अभिमान को समझ आ गया था कि वह क्या कहना चाहता है। अनिरुद्ध ने अभिमान की ओर आंख मारी और अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आराध्या के लिए गाड़ी का गेट खोला। आराध्या गाड़ी में बैठ गई और अभिमान भी गाड़ी में बैठ गया। अगले 20 मिनट में वह चारों एक सड़क के किनारे खड़े हुए थे। चारों के हाथ में आइसक्रीम थी, लेकिन अभिमान ने आइसक्रीम का रैपर तक नहीं खोला था। और तभी अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ जीजा जी, आइसक्रीम नहीं खाएंगे? अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान, जो कि इतनी देर से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वह अनिरुद्ध को देखकर बोला, अनिरुद्ध बस बहुत हो गया, मैं बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक और शब्द मेरे बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध ने मासूम बनते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी, मैंने क्या किया? मैं तो कितनी तमीज से बात कर रहा हूँ। अभिमान आराध्या की ओर देखकर कहा, आराध्या समझा लो अपने भाई को। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखकर बोली, भाई प्लीज मान जाओ ना, अगर उन्हें जीजा जी सुनना पसंद नहीं है तो क्यों कह रहे हो? अनिरुद्ध बोला, क्या बात है, कल तक तू मेरी साइड बोलती थी और अब शादी होते ही अभिमान की तरफ बोलने लगी। नॉट बैड, आखिर हो तो तुम इंडियन लड़की ही अपने पति को गुस्से में कैसे देख सकती हो? लेकिन आर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा पति मेरा जीजा जी है, पता है, और मैं उन्हें जीजा जी ही कहूंगा। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांगी बोली, अनिरुद्ध आइसक्रीम और चाहिए। अनिरुद्ध ने तितली की ओर हल्के गुस्से में देखा और बोला, वोमिटिंग हो गई थी ना, इसलिए और आइसक्रीम नहीं खानी। अनिरुद्ध ने फिर अपने मम्मी पापा के लिए आइसक्रीम पैक कराई और आराध्या को देखकर बोला, मैं और तितली बाइक से जा रहे हैं, तुम जीजा जी के साथ आ जाना। इतना कहकर अभिमान की तरफ आंख मारी। तितली की कलाई एक बार फिर कसकर पकड़ी और उसे बाइक के पास लेकर आ गया। देखते ही देखते अनिरुद्ध अपनी तितली को लेकर उड़ गया और अभिमान वहीं खड़ा हुआ देखता रहा। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या से कहा, तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मैं अंकल आंटी की शर्म कर रहा हूँ, वरना एक चाटा भी नहीं झेल पाएगा। आराध्या बोली, मुझे तो आप जीजा जी साले का समझ नहीं आता, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जीजा जी ही तो बोल रहा है, तो क्या आप उसके जीजा जी नहीं लगते? अभिमान बोला, तुम समझ नहीं रही हो, वह जानबूझकर बोल रहा है। आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत है, लेकिन मुझे आप दोनों के बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं किसी को भी हारते हुए नहीं देख सकती, समझ गए? इतना कहकर वह गाड़ी के पास आ गई। अभिमान भी पैर पटककर गाड़ी के पास आ गया। अगले ही पल अभिमान ने गाड़ी आराध्या के फ्लैट के बाहर रोकी। आराध्या सीट बेल्ट खोलती हुई बोली, चले? अभिमान बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम जाओ। आराध्या ने हैरानी से कहा, रुक जाओ ना, कल चले जाना। अभिमान बोला, तुम्हारा भाई मुझे रुकने कहाँ देगा? पूरी रात जीजा जी जीजा जी जीजा जी कहकर मुझे परेशान कर देगा। देखो आराध्या, तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी आ गया तुमसे मिलने, अपने बच्चे से मिलने, अपनी बहन से मिलने। लेकिन अनिरुद्ध, उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आराध्या बोली, ठीक है, जो करना है करो, जाओ ना, आपको कुछ कहती हूँ, ना ही अपने भाई को। इतना कहकर वह गाड़ी से बाहर उतरी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या नाराज हो गई। वह भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और आराध्या की ओर देखकर बोला, आराध्या प्लीज, मैं नहीं रुक पाऊंगा। आराध्या ने कुछ नहीं कहा और तभी वहां अनिरुद्ध की बाइक आकर रुकी। उसने तितली को उतरने के लिए कहा और तितली बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध अभिमान को देखकर कुछ कहता उससे पहले ही आराध्या बोली, बस बहुत हुआ। अनिरुद्ध ने कहा, तुम आइसक्रीम लेकर ऊपर जाओ, नहीं तो पिघल जाएगी, शिवांगी को भी ले जाओ। आराध्या ने भी वही रुकना ठीक नहीं समझा। वह जितना अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में दोस्ती करवाने की कोशिश करती, वह दोनों उतना ही लड़ते। आराध्या ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। जाते जाते शिवांगी ने पलट कर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने फ्लाइंग किस शिवांगी की ओर कर दी और शिवांगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वह बोली, अनिरुद्ध जल्दी आना। अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ तितली, अब तो 2-3 रात तुम्हारे साथ ही हूँ। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा, जो गुस्से में ही अनिरुद्ध को देख रहा था।
दोनों के जाते ही अभिमान ने अनिरुद्ध की कॉलर पकड़कर गाड़ी से लगाते हुए बोला, क्या बदतमीजी है, चाहते क्या हो? तुम मेरी बहन के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते, वरना जान से मार दूंगा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, व्हाट आर यू सेइंग? जीजा जी, मैं क्यों आपकी बहन के जज्बातों के साथ खेलूंगा? मैं तो उससे शादी कर लूंगा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, शक्ल देखी है अपनी? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे घटिया इंसान से करूंगा? अनिरुद्ध ने फिर से मुस्कुराकर कहा, मत भूलो जीजा जी कि इस घटिया इंसान की वजह से आपकी बहन जिंदा है, वरना जिस कंडीशन में मुझे मिली थी ना, उस कंडीशन में अगर आपको आराध्या मिल जाती तो आप उसे एनजीओ भेज देते। लेकिन मैंने आपकी बहन को एनजीओ नहीं भेजा, बल्कि अवनीश जीजू के साथ मिलकर उसे ठीक करा दिया। अब तो वह सारी बातें समझती है, उस हिसाब से तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरा कॉलर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, कल ऑफिस में शिवाय अंकल मिलेंगे तो उन्हें बता दूंगा कि उनके बेटे ने मेरा एहसान का बदला मेरा कॉलर पकड़कर चुकाया है। यह सुनते ही अभिमान ने अनिरुद्ध की कॉलर छोड़ दी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गुड डिसीजन जीजा जी। वैसे आपको जीजा जी सुनना इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप मुझे जीजा जी कहिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अभिमान ने एक बार फिर गुस्से में कहा, अनिरुद्ध बहुत हो गया, मैं जानता हूँ तुमने बहुत पैसे मेरी बहन के ऊपर खर्च कर दिए, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बहन के जज्बातों के साथ मत खेलो। पैसों की बात सुनकर अनिरुद्ध को अब गुस्सा आ गया। उसने भी अभिमान की कॉलर पकड़ी और उसे गाड़ी से लगाता हुआ बोला, बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत देर से तुम मेरे प्यार का गेम का नाम दे रहे हो। पैसे दोगे मुझे? दे सकते हो मुझे पैसे? अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो सिवाय अंकल से मांग लेता, और वह मुझे मना भी नहीं कर सकते थे। और रही बात तुम्हारी बहन के जज्बातों के साथ खेलने की, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुमने मेरी बहन से शादी क्यों की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे और आराध्या के रिश्ते को एक्सेप्ट किया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते, उसके साथ एक मजबूरी के रिश्ते को निभा रहे हो। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि मैं तितली से प्यार करता हूँ, उसी से शादी कर लूंगा। और क्या कहा तुमने कि मैं उसके जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ? वह जिस हिसाब से मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है ना, मैं उसके जज्बातों के साथ साथ उसके साथ भी खेल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी जितनी घटिया सोच नहीं है मेरी, तुम नहीं समझोगे मेरा और तितली का प्यार। समझोगे भी कैसे? कभी किसी से प्यार नहीं किया। आज के बाद मत कहना कि मैं तितली के जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ। जितना तुम सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं अपनी तितली से, समझ गए? एक और आदत डाल लो मुझे जीजा जी कहने की, क्योंकि बहुत जल्द मेरी और शिवांगी की शादी होगी और मैं तुम्हारा जीजा बन जाऊंगा, समझे? इतना कहकर अनिरुद्ध ने अभिमान को छोड़ दिया और अभिमान उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अनिरुद्ध अंदर जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुका। उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और फिर पलटकर अभिमान की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, जीजा जी सच में जा रहे हैं? आज रात रुक जाइए। अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा, अपनी गाड़ी में बैठा और बहुत जोर से गाड़ी का गेट बंद किया। इतनी जोर से बंद किया कि अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद कर ली और देखते ही देखते अभिमान की गाड़ी वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, साले के अंदर तो बहुत अक्कड़ है। दूसरी तरफ रजावत हाउस सार्थक सो चुका था, लेकिन वेदांत वह बालकनी में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे किसी की याद आ रही है और तगड़े वाली आ रही है। जब उसे ऐसा महसूस होता था तो वह अकेला बैठकर ड्रिंक करता था, और तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला। जैसे ही गेट खुलने की आवाज भी आई, वेदांत ने अपनी ड्रिंक छुपा ली। आखिर अपने पापा जैसा जो था। वंशिका भी जब कमरे में आती थी तो वरदान अपने ड्रिंक छुपा लेता था। वेदांत ने दरवाजे की तरफ देखा तो शौर्य खड़ा हुआ था। शौर्य को देखकर वेदांत ने थोड़ी राहत की सांस ली। शौर्य कमरे से अंदर हुआ, बालकनी में आकर खड़ा हो गया और वेदांत को देखकर बोला, क्या हुआ, आज फिर याद आ रही है? वेदांत ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं तो भाई, मुझे क्यों किसी की याद आएगी, ऐसी बातें करते हो आप। शौर्य ने गिलास की तरफ इशारा किया जो वेदांत की चेयर के नीचे रखा हुआ था और फिर बोला, वेदांत, बेशक मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन हूँ तुम्हारे बाप की उम्र का। वेदांत ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बाप की उम्र के तो नहीं हो। शौर्य बोला, तुझसे तो कोई नहीं जीत सकता। अगले ही पल शौर्य वेदांत के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बताओ ना वेदांत, कौन है वह लड़की? तुम चाहोगे तो मैं उसके घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता।
वेदांत बोला, भाई कैसी बातें करते हो, सच में कोई लड़की नहीं है, बस थोड़ा पीने का मन कर रहा था तो पी ली। अब आप इतने बड़े हो, आपके साथ बैठकर तो पी नहीं सकता। सार्थक को मैं पीने नहीं देता और पापा उन्हें पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देंगे। शौर्य बोला, दुनिया भर की बातें करोगे लेकिन अपने दिल की बात नहीं कहोगे। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात हो तभी तो करूं, कोई बात है ही नहीं, जो भी था एक तरफा था। शौर्य बोला, एक तरफा प्यार नहीं होता है वेदांत, तुम्हारी भाभी ने भी मुझे एक तरफा प्यार किया, मैंने तो बहुत बाद में जाकर उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। एक तरफा प्यार तो वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है, उसमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई डेट नहीं होती, किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदना पड़ता, किसी को मनाना नहीं पड़ता, या वह फीलिंग है जिसे बस प्यार करने वाला ही महसूस कर सकता है। वेदांत अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने दिल पर हाथ रखा और चांद की ओर देखता हुआ बोला, छोड़िए ना शौर्य भाई, क्या बात लेकर बैठ गए, आप बताइए क्यों आए थे। शौर्य बोला, हमारी एक फैक्ट्री है ना जो बंद पड़ी हुई है, मैं उसे दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं और फूफा जी को मैं वर्क लोड देना नहीं चाहता। देखो वेदांत, आज नहीं तो कल तुम्हें और सार्थक को तो यह सब संभालना ही है, तो क्यों ना तुम दोनों उस बंद फैक्ट्री को स्टार्ट करवा दो। देखो इस फैक्ट्री के आसपास कॉलोनी है जिनका गुजारा हमारी फैक्ट्री से ही चलता था, लेकिन जब से वह फैक्ट्री बंद हुई बहुत लोग बेरोजगार हो गए। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, लोगों को रोजगार देकर कुछ पुण्य भी कमा लेंगे, समझ रहे हो ना। वेदांत बोला, ठीक है भाई, मैं फैक्ट्री को देख लूंगा और फिक्र मत कीजिए, घाटे में नहीं जाएगी, मैं अपने हिसाब से उसे प्रॉफिट में ले आऊंगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच को, बहुत सोचते हो आप, पुण्य कर्म धर्म इन सब के बारे में। सॉरी बोला, वेदांत तुम नहीं जानते मैं कहाँ से चलकर कहाँ तक आया हूँ। इतना कहकर उसने वेदांत के गाल पर हाथ रखा और बोला, चलो गुड नाइट, सो जाओ। शौर्य वहां से जाने लगा लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और फिर पलटकर वेदांत को देखकर बोला, वेदांत यह बता, सच है अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वह तुम्हें मिल जाएगी। वेदांत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन वह नहीं मिलेगी, उसे किसी ने भगवान से मुझसे पहले ही मांग लिया। कहते हुए वेदांत के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने ना में गर्दन हिलाई और चला गया। शौर्य जब अपने कमरे में आया तो सांझ बेड पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। शौर्य आकर उसके पास लेट गया, उसने अपना सिर सांझ की गोद में रख लिया। सांझ ने भी बुक एक तरफ रखी और शौर्य के बालों को सहलाने लगी। शौर्य बोला, तुमसे तो वेदांत बहुत सारी बातें करता है। सांझ बोली, हाँ तो आप क्या पूछना चाहते हैं वेदांत के बारे में, और पूछा तो बताओ कौन है वह लड़की जिसे वेदांत प्यार करता है। सांझ बोली, शौर्य वह लड़की किसी और से प्यार करती थी और अब वह उस लड़के के साथ खुश है। क्या हो गया वेदांत को, वह अपनी लाइफ में मोमेंट क्यों नहीं करता, स्मार्ट है, गुड है, लुकिंग है, लेकिन वह एक बार हाँ तो कहे। बुआ जी दुनिया भर की लड़कियों की लाइन लगा देंगी। शौर्य बोला, वेदांत के लिए मुंह ऑन करना आसान नहीं है, उसके पापा ने 18 साल तक वंशिका का इंतजार किया, उसके प्यार को तो 18 महीने भी नहीं हुए। सांझ बोली, कैसी बातें करते हो। शौर्य, फूफा जी ने बुआ का वेट किया क्योंकि वह जानते थे कि बुआ भी उनका वेट कर रही हैं, लेकिन वेदांत का केस अलग है, वह लड़की उस लड़के के साथ खुश है। वेदांत को अब उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। शौर्य ने हल्की सी करवट ली, फिर अपने हाथ सांझ की कमर पर लपेटते हुए कहा, इतना आसान नहीं है सांझ, वेदांत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, आज भी समझा कर आया हूँ, पता नहीं कब शादी के लिए हाँ कहेगा। सांझ शौर्य के बालों को सहलाती हुई बोली, हो जाएगा वेदांत, ठीक है, बस कोई सुलझी हुई लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए। और रघुवंशी मेंशन सब नाश्ता कर रहे थे, सरगम सबको नाश्ता परोस रही थी, लेकिन उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि कल वह तो पूरे तरीके से देव की हो गई। वह भी अपने मन से देव तो अभी तक उठकर नीचे भी नहीं आया था। दृष्टि की नजर सरगम पर ही थी, कहीं ना कहीं दृष्टि को समझ आ रहा था कि सरगम का चेहरा इतना ब्लैंक क्यों कर रहा है। और फिर उसने धीरे से दिव्यांश के कान में कहा, दादा बनने की तैयारी कर लो। दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि को देखा और बोला, क्या बात कर रही हो, सरगम प्रेग्नेंट है। दृष्टि बोली, प्रेग्नेंट नहीं है तो हो जाएगी। एक बार दृष्टि की ओर देखा लेकिन उसे तो कुछ समझ नहीं आया, वैसे भी उसके नजरिए में और दृष्टि के नजरिए में फर्क था।
दिव्यांश ने भी धीरे से कहा, क्या कह रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आया। दृष्टि बोली, आपकी बहू और बेटे के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। दिव्यांश ने हैरानी से कहा, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी? दृष्टि बोली, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप नहीं समझोगे, लेकिन फिलहाल वह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वह सब छोड़िए, अपने बेटे को फोन मिलाइए। 9 बज रहे हैं, सोता ही रहेगा? माना छुट्टी है, इसका मतलब यह तो नहीं कि कमरे से निकलेगा ही नहीं। पहले तो कभी संडे के दिन इतना नहीं सोया। दिव्यांश ने फोन निकाला और देव को कॉल किया। देव ने भी नींद में फोन रिसीव करके कहा, आ रहा हूँ पापा, कल रात ठीक से सोया नहीं, इसलिए टाइम से आंख नहीं खुली। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद देव भी तैयार होकर नीचे आया। उसने आते ही पहले सरगम के बालों को किस करके कहा था, गुड मॉर्निंग सरगम, और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सब हैरानी से देव को देख रहे थे, लेकिन देव ने किसी को नहीं देखा और सरगम की कलाई पकड़कर बोला, मुझे भी कुछ दे दो, भूख लगी है। सरगम ने देव को आंखें दिखाई तो देव ने सबकी तरफ देखा और कंधे उचकाकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? सबने एक साथ नाम में गर्दन हिला दी, लेकिन तभी सब हंसने लगे और सरगम शर्मा गई। देव ने भी गर्दन नीचे करके नाम में गर्दन हिलाई और नाश्ता करने लगा। और तभी आर्या ने अभिमान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अभिमान, आज तो आराध्या को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अभिमान बोला, अनिरुद्ध ले जाएगा, मेरी उससे बात हो गई है। यह सुनकर शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, आराध्या अनिरुद्ध की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अभिमान बोला, पापा मुझे काम है। शिवाय ने कहा, आज संडे है, जहां तक मैंने शेड्यूल देखा है कोई मीटिंग नहीं है, तो अब चुपचाप आराध्या को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अभिमान ने बहस करना ठीक नहीं समझा। सच बात तो यह थी, वह आराध्या के घर जाना ही नहीं चाहता था। जब जब अनिरुद्ध उसे जीजा जी बोलता था, अभिमान को गुस्सा आ जाता था, पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहता था, लेकिन शिवाय के डिसीजन के सामने उसने हार मान ली। उसने जैसे तैसे नाश्ता किया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने शिवाय से कहा, थोड़ा प्यार से भी समझा सकते हो। शिवाय भी नाश्ता करता हुआ बोला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा बेटा प्यार से मान ही नहीं सकता, हर बार में गुस्सा दिखाना पड़ता है। पता नहीं कब बड़ा होगा, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तभी हीर ने सरगम से कहा, मीरा की तबीयत कैसी है? सरगम बोली, अब तो ठीक है, मैंने उसका नाश्ता कमरे में ही भिजवा दिया है, अब आप फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ मीरा ने जब आंख खोली तो उसने क्रिस को अपनी आंखों के सामने पाया। मीरा को पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ वह सारी बातें एक ही सेकंड में याद आ गई। उसे यह भी याद आ गया कि क्रिस ने अपने प्यार का इजहार किया था, और यह सब याद करके मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर उसके गाल पर रखना चाहा और तभी क्रिस बिना आंख खोले बोला, छुटकी, लगता है ठीक हो गई हो। यह सुनकर मीरा का हाथ रुक गया और वह आंखें फाड़े क्रिस को देखने लगी। और तभी क्रिस बोला, आंखों को जरूरत से ज्यादा खोलने की कोशिश मत करो, जितनी है उतनी ही रहेंगी, ज्यादा खोलने से मोटी नहीं हो जाएंगी। मीरा बोली, मिस्टर रघुवंशी, आप जाग रहे हो, फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्रिस बोला, तबीयत ठीक तुम्हारी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्रिस ने आगे बढ़कर मीरा को बाहों में भर लिया और उसका सिर अपने सीने पर रखकर एक ही हाथ से हिलाता हुआ बोला, एक बात बताओ छुटकी, इतना सोचना जरूरी है कि खुद की तबीयत ही खराब कर दोगी? मीरा की आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू उसके सीने पर गिरने लगे, तो उसने कुछ नहीं कहा। वह अच्छे से जानता था कि मीरा क्यों रो रही है। क्रिस ने अगले ही पल मीरा को रोल करके अपने नीचे कर लिया और बोला, बहुत देर से रो रही हो, मुझे बताओगी कि रो क्यों रही हो? मीरा ने मुंह बनाकर नाराजगी दिखाते हुए कहा, जब आप मुझे प्यार करते थे तो आपने कहा क्यों नहीं? आपको पता है मैं मंडप में इतना रोई थी और उसके बाद पूरा दिन कॉलेज में भी रोई थी, कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, और यह सब हुआ आपकी वजह से। कहते कहते मीरा की आंखें फिर से भर आई। क्रिस के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसने बारी बारी से मीरा की आंखों को चूमकर कहा, अच्छा माफ कर दो छुटकी, पर मैं क्या करता, मुझे थोड़ी पता था कि मेरे बराबर में मेरी मीरा बैठी हुई है। मुझे तो लगा मेरे बराबर में बानी है और मैं बानी को बिल्कुल प्यार नहीं करता। वह अलग बात है कि वह मेरे बचपन की दोस्त है, लेकिन प्यार अलग है और दोस्ती अलग, और वैसे भी इतनी पक्की दोस्ती नहीं थी कि मैं उससे शादी कर लूं। इतना कहकर क्रिस ने मीरा को अपने गले से लगा लिया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अच्छा शांत हो जाओ, चलो नहा लो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और क्रिस से दूर होकर बाथरूम में चली गई।
दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी। वह गाड़ी से उतरा, उसने अपना फोन निकाला और आराध्या का नंबर डायल किया। आराध्या ने 2 ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया। अभिमान बोला, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आराम से नीचे आ जाना। आराध्या बोली, अभिमान तुम ऊपर भी तो आ सकते हो, मम्मी पापा से मिल लो। अभिमान ने कहा, आराध्या कितनी बार कहूँ तुम्हारा भाई मुझे जीजा जी कहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता, तुम नीचे आ जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। आराध्या बोली, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम शिवांगी से मिल लो। अभिमान ने पूछा, कहाँ है शिवांगी? आराध्या बोली, वहीं नीचे जहाँ पार्क है, अनिरुद्ध और शिवांगी वहीं पर हैं, थोड़ी देर उनसे मिल लो, तब तक मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। अभिमान बोला, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट किया और उस अपार्टमेंट के एक छोटे से पार्क की ओर चला गया। अभिमान जैसे ही पार्क के अंदर गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी अनिरुद्ध के साथ बैडमिंटन खेल रही थी और बहुत खुश थी। हालांकि उससे साठ लग नहीं रहे थे, फिर भी वह अनिरुद्ध के साथ खेल रही थी और खुश थी। शिवांगी ने अपनी पूरी दुनिया अनिरुद्ध में ढूंढ ली थी। वैसे भी जब वह सारी दुनिया से बाहर आई तो उसने सबसे पहले अनिरुद्ध को देखा, जिसने उससे प्यार से बात की, उसे इस दुनिया से परिचित कराया, वरना तो शिवांगी कभी भी ठीक नहीं होती। अनिरुद्ध का प्यार और मेहनत ही था कि शिवांगी आज नॉर्मल लाइफ जी रही थी। अभिमान जाकर एक बेंच पर चुपचाप बैठ गया था कि उसे अनिरुद्ध ना देखे और वह अपनी बहन को देखने लगा। उसकी बहन सच में बहुत खुश नजर आ रही थी और तभी उसका एक शॉट लग गया और वह तभी चिल्लाते हुए बोली, अनिरुद्ध, तितली ने भी मार दिया। अनिरुद्ध ने ताली बजाते हुए कहा, तो तितली क्या किसी से कम है? तितली तो इंटरनेशनल खेल सकती है। तितली ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और बोली, इंटरनेशनल मतलब? अनिरुद्ध ने तितली के हाथ से रैकेट लिया और उसका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बैठाया, फिर एक पानी की बोतल उसे बढ़ाते हुए बोला, पहले इसे पी लो, बहुत देर से खेल रही हो, थक गई होगी। शिवांगी ने पानी पी लिया, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, इसमें क्या था? अनिरुद्ध ने बोला, सिर्फ पानी नहीं था, ग्लूकोज का पानी था, चुपचाप पी लो, ज्यादा नखरे नहीं। शिवांगी ने मुंह बनाया और पानी को पी लिया। फिर वह बोली, अब तो बताओ इंटरनेशनल का मतलब? अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, हर कंट्री के अच्छे अच्छे प्लेयर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल खेलना। जब तुम बहुत अच्छे से खेलना सीख जाओगी तो तुम भी किसी भी कंट्री के अच्छे प्लेयर को हरा दोगी। यह सुनकर शिवांगी तो बहुत खुश हो गई। हालांकि उसे खेलना नहीं आता था, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी तारीफ कर दी, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वह कंफर्म करते हुए बोली, सच में अनिरुद्ध, तितली सबको हरा देगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा थपथपाकर कहा, हाँ, तितली सबको हरा देगी, क्योंकि तितली बहुत स्ट्रांग है और अब वह वेजिटेबल भी खाने लगी है ना। शिवांगी ने मुंह बना लिया और नाराज होकर बोली, मैं वेजिटेबल नहीं खाऊंगी। शिवांगी का मुंह देखकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई और यह सारा नजारा अभिमान एक दूर बेंच पर बैठा हुआ देख रहा था। कहीं ना कहीं वह अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध अच्छा है और शायद यही बात अभिमान को खटकती थी। अभिमान को लगता था कि अनिरुद्ध उसे जीत नहीं सकता, जबकि अनिरुद्ध ने तो उसे बहुत पहले ही जीत कर दिखा दिया था। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था और तभी अभिमान के दिल ने कहा, देख क्या रहा है, तेरी बहन उसके साथ कितना खुश है, तुझे भी अब अनिरुद्ध को अपना लेना चाहिए। और तभी दिमाग ने कहा, शिवांगी इसलिए खुश है क्योंकि उसने सिर्फ अनिरुद्ध को देखा है। यह तो वही बात हुई कि कंपटीशन में भागने वाला एक ही है तो वही जीतेगा। शिवांगी दूसरे लड़कों के कांटेक्ट में आएगी तो अनिरुद्ध को भूल जाएगी। तभी दिल ने कहा, अभिमान, या तू बकवास करता है? तू मेरी बात सुन, अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, वरना तू ही बता, ऐसी लड़की को जो ठीक से अपनी बात भी नहीं बता सकती, इसके लिए इतना कौन करता? अनिरुद्ध के प्यार पर शक मत कर। अभिमान एक बार फिर दिल और दिमाग के बीच में फंस गया था और तभी आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, वह अपने ख्याल से बाहर आया। उसने पलटकर आराध्या को देखा और बोला, तुम आ गई? आराध्या बोली, हाँ मैं ही हूँ, चलें? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध उठ गया। जैसे ही वह आराध्या को संभालता हुआ पार्क के बाहर जाने लगा, तभी पीछे से अनिरुद्ध ने कहा, अरे गुड मॉर्निंग जीजा जी, सुबह सुबह यहाँ? यह सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पलटकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता ही नहीं था आप यहीं बैठे हैं, वरना एक गेम मैं आपके साथ भी खेल लेता। और तभी शिवांगी बोली, हाँ, और अनिरुद्ध तो किसी को भी हरा सकता है।
वह इंटरनेशनल खेल सकता है। शिवांगी की इतनी प्यारी बात सुनकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को एक साइड से गले लगा लिया और अभिमान के सामने उसके माथे को चूम कर बोला, देखा मेरी तितली को मुझ पर कितना भरोसा है। आराध्या बोली, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तितली को तुझ पर पूरा भरोसा है। अभी हमें हॉस्पिटल जाना है। अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ जाइए अस्पताल। और तभी तितली ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई, बस जैसा मैं कहूँ वैसा खाना खाना है। समझ गई। तितली कितनी खुश हो गई और अभिमान के सामने ही अनिरुद्ध को कस कर गले लगाकर बोली, अनिरुद्ध फिर हम बाइक पर ब्रूम ब्रूम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अनिरुद्ध ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान यह सब देखकर एक बार फिर जल गया, लेकिन क्या कर सकता था, अपनी फितरत से मजबूर था। पता नहीं कि उसके अंदर ऐसा क्या था कि वो अनिरुद्ध को देखकर अंदर ही अंदर जल जाता था। बोला, चले आराध्या। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ उठाकर शिवांगी के गाल पर हाथ लगाना चाहा तो शिवांगी थोड़ा सा पीछे हट गई। शिवांगी का ऐसा करना अभिमान को एक अजीब सा दर्द दे रहा था। उसकी शिवांगी उसे बिल्कुल भूल गई थी। अभिमान आराध्या को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही शिवांगी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, यह दोनों हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? अनिरुद्ध जवाब देते हुए बोला, तितली मैंने बताया था ना, आराध्या के घर एक छोटा सा बेबी आने वाला है, उसी के लिए अस्पताल गए। तितली अपनी मासूमियत के चलते बोली, हॉस्पिटल से बेबी आएगा? अनिरुद्ध को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वह तितली का मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वह बोला, हाँ हॉस्पिटल से ही आता है बेबी। तभी शिवांगी बोली, अनिरुद्ध चलो ना, हम भी एक बेबी हॉस्पिटल से ही ले आते हैं। यह सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वह शिवांगी का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर लाता हुआ बोला, अभी हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम ही बच्ची हो, एक और बच्चा नहीं संभाल पाऊंगा, चलो नाश्ता करते हैं। इतना कहकर अनिरुद्ध शिवांगी को लिफ्ट के अंदर ले आया और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। शिवांगी फिर बोली, अच्छा यह तो बताओ, हॉस्पिटल में बच्चे को देता कौन है? अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वह शिवांगी को कैसे समझाए। फिर उसने फ्लैट का गेट खोलते हुए कहा, यह सारी बातें ना तुम मम्मी पापा से पूछा करो, मम्मी तुम्हें बताएंगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीधा किचन में गई जहां वंदना काम कर रही थी। उसने बहुत हक से वंदना को पीछे से गले लगाया और बोली, मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं? यह सुनकर वंदना ने घूमकर हैरानी से शिवांगी को देखा और डैनी जो कि अखबार लेकर सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था, उसे एक हंसी आ गई। डैनी ने अपनी कॉफी उठाई और चुपचाप बालकनी की ओर चला गया। पीछे पीछे अनिरुद्ध भी चला गया। डैनी ने बालकनी में रखी टेबल पर अपना कप रखा और अनिरुद्ध को देखकर बोला, यह क्या हो रहा है? अनिरुद्ध ने कंधे उचकाकर कहा, मैं अकेला ही शिवांगी के सवालों का जवाब क्यों दूं? थोड़ा बहुत परेशान तो आप और माँ को भी होना चाहिए। वहीं वंदना को समझ नहीं आ रहा था वह शिवांगी को क्या जवाब दे। इतने में शिवांगी ने फिर कहा, बताओ ना माँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? वंदना ने एक नजर बालकनी की ओर देखा जहां बाप बेटे दांत फाड़े हंस रहे थे और फिर शिवांगी को देखकर बोली, अस्पताल जाते हैं ना तो वहां एक परी आती है और वह परी बच्चे को देकर चली जाती है। शिवांगी बोली, आप सच कह रही हैं? वंदना क्या जवाब देती, वह तो खुद ही तितली जितनी इनोसेंट थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, चलो बैठो नाश्ता लगा देती हूँ। शिवांगी बोली, नहीं माँ, पहले मुझे नहाना है। अनिरुद्ध कहता है अच्छे बच्चे नहाकर नाश्ता करते हैं। वंदना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध तो झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो मैं नाश्ता लगा देती हूँ। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अनिरुद्ध झूठ नहीं बोलता, वह बहुत अच्छा है, वह हमेशा सच बोलता है, आप ऐसे मत बोलो। वंदना तो हैरानी से शिवांगी को देख रही थी। आंख बंद करके शिवांगी ट्रस्ट करती थी, लेकिन अगर यह ट्रस्ट टूट जाता तो शिवांगी मर जाती। यह बात वंदना समझ रही थी। फिर उसने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अच्छा जाओ फिर जल्दी से नहा कर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। दूसरी तरफ अभिमान और आराध्या दोनों ही अस्पताल से बाहर आ रहे थे। आराध्या बिल्कुल ठीक थी और उसका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। अभिमान ड्राइव कर रहा था और आराध्या विंडो के बाहर देख रही थी। तभी अभिमान बोला, घर कब चलोगी? आराध्या ने कहा, कुछ दिन और, मम्मी पापा के पास रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगी तो अभी चलूंगी। अभिमान बोला, तो फिर चलो, अभी चलो। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आराध्या बोली, कुछ दिन और। अभिमान बोला, मैंने तुम्हें 2-3 दिन छोड़ दिया, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकता। कमरा खाने को दौड़ता है, कमरे में घुसने का मन नहीं करता।
यह सुनकर आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी, फिर मन ही मन खुद से बोली, यह वही लड़का है जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था। आज मेरे बिना इसे कमरा खाने को दौड़ता है। आराध्या अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी अभिमान बोला, हाँ मैं वही लड़का हूँ। बड़े पापा कहते हैं डेली एक पिलर को देखो, उससे भी प्यार हो जाता है। तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो। आराध्या ने बात को पकड़ते हुए कहा, मतलब मुझसे प्यार हो गया? यह सुनकर अभिमान ने झटके से ब्रेक मारी। आराध्या थोड़ा आगे हुई, लेकिन अभिमान ने अपना हाथ रख दिया और फिर आराध्या को हैरानी से देखने लगा। आराध्या बोली, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो मुझे इतनी हैरानी से देख रहे हो? अभिमान बोला, प्यार नहीं हुआ है और इस वहम में मत रहना कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम्हारी आदत हो गई है। आराध्या बोली, आदत और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं होता। अभिमान ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा, चेंज द टॉपिक। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आराध्या के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह बाहर की तरफ देखने लगी। अभिमान ने 1 घंटे बाद गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। मेंशन के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। आराध्या और अभिमान दोनों ही गाड़ी से उतरे और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आराध्या बोली, कुछ हुआ है क्या घर में? अभिमान बोला, जब मैं गया था तब तो सब ठीक था, अब पता नहीं पूरी फैमिली बाहर क्यों खड़ी है। खैर छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो पूरी फैमिली खड़ी हुई सरगम और मीरा को एक एक करके गले लगा रही थी। अभिमान बोला, क्या हो रहा है यहाँ? हर्षवर्धन ने कहा, मीरा, क्रिस, सरगम और देव ट्रिप पर जा रहे हैं। अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, तो इसीलिए पूरी फैमिली उन्हें छोड़ने आई है? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मीरा और सरगम पहली बार बाहर जा रही हैं ना, तो किसी का भी मन नहीं है उन्हें भेजने का, लेकिन देव ने प्लान बना लिया इसीलिए सारे जा रहे हैं। अभिमान बोला, और कहाँ जा रहे हैं? हर्षवर्धन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया। तब तक मीरा और सरगम सबसे मिलकर अभिमान और आराध्या के सामने आ गई। मीरा ने अभिमान को देखा, कहा, बाय भैया। अभिमान ने मुस्कुराकर बाय कहा और फिर क्रिस को देखकर कहा, ओ छोटे चाचू, छोटी चाची का ख्याल रखना। अभिमान के मुंह से यह सब सुनकर सब हैरानी से अभिमान को देखने लगे और अभिमान का वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया। वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया, या कह सकते हैं कि वह शर्मा कर वहां से चला गया। देखते ही देखते मीरा और सरगम, क्रिस और देव वहां से चले गए। पूरी रघुवंशी फैमिली उन्हें बाय कर रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और उसका पूरा परिवार उसे बाय करने के लिए गार्डन में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही रघुवंशी फैमिली बिहेव कर रही थी। अभिमान कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गया और तभी उसका फोन रिंग हुआ। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बोला, क्या हुआ? तुमने वह ऑडियो अभी तक नहीं भेजी? सामने से आवाज आई, सर मिल नहीं रही है, मैंने पुलिस रिकॉर्ड भी चेक किया लेकिन वहां से भी डिलीट हो गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यह बातें सुनने के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ? कार्तिक मेरा दोस्त था और वह लड़की बच नहीं सकती जिसने कार्तिक को मरने पर मजबूर कर दिया। पैसे जितने चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन मुझे सबूत लाकर दो और सही सबूत लाकर देना। अगर तुम्हारे सबूत में थोड़ी भी हेरा फेरी हुई तो इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया और तभी उसके कान में आराध्या की आवाज आई, किस लड़की की बात कर रहे हो? यह सुनकर अभिमान ने पलटकर आराध्या को देखा और थोड़ा सा हैरान हो गया। वह नहीं जानता था आराध्या इतनी जल्दी कमरे में आ जाएगी। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, कोई है तुम नहीं जानती? आराध्या बोली, कोई है मतलब गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अभिमान बोला, क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो कुछ हो तुम ही हो। आराध्या ने एक बार फिर पूछा, और मैं क्या हूँ? अभिमान आराध्या की आंखों में देखकर बोला, बीवी हो मेरी, और यह जो तुम मुझे घुमा घुमा कर पूछ रही हो ना, कोई फायदा नहीं है, बता चुका हूँ, आदत बनती जा रही हो तुम मेरी। प्यार व्यार कुछ नहीं है, इस घमंड में मत रहना, समझ गई? इतना कहकर अभिमान ने अपना लैपटॉप उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा और फिर कुछ सोचकर रुका और पलट कर बोला, अब थोड़ा रेस्ट कर लो और अपने घर पर फोन करके बता भी देना कि तुम रघुवंशी मेंशन आ गई। अपने माँ बाप से मिलने का मन करता है तो बता देना, मिलवा कर ले आऊंगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान वहां से चला गया। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ने रजावत साहब की पुरानी फैक्ट्री जो बरसों से बंद पड़ी हुई थी उसे खोलने का डिसीजन ले लिया था।
दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वेदांत और सार्थक ने गाड़ी पुरानी फैक्ट्री के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वेदांत और सार्थक ने गाड़ी पुरानी फैक्ट्री के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरे और उस फैक्ट्री को देखने लगे, जिसके गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वेदांत बोला, यार सार्थक, मंजिल थोड़ी लंबी लग रही है। सार्थक ने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, मैंने तो सुबह ही कहा था कि रहने देते हैं, लेकिन तुमने ही कहा कि नहीं भाई। अब सॉरी भाई ने कहा है, काम बताया है तो करके ही मानेंगे। सॉरी भाई खुद तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, हम दोनों को भेज दिया। इज्जत पर बात आ गई, पीछे नहीं हट सकते। चलो कम से कम फैक्ट्री को खोल कर देखे तो कितनी मशीनें खराब हैं और कितनी ठीक हैं। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और सबसे पहले फैक्ट्री के गेट के पास आया। उस गेट को ऐसे छुआ जैसे मंदिर की पैड़ी छूते हैं। इसमें दो राय नहीं थी कि वेदांत ने वंशिका और वरदान दोनों के गुण थे, अच्छे भी और बुरे भी। वेदांत जितना अपने पापा जितना शार्प माइंड था, उतना ही वंशिका जितना संस्कारी भी। वेदांत को ऐसे देखकर सार्थक ने भी ऐसे ही किया जैसे वेदांत ने किया था। फिर सार्थक ने जेब से चाबी निकाली और फैक्ट्री खोल दी। फैक्ट्री का दरवाजा जब खोल रहे थे तो उससे बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा दिनों से बंद होने की वजह से उसमें आवाज होने लगी। वेदांत बोला, सबसे पहले इसमें तेल डालना पड़ेगा, अंदर चलकर देखते हैं कि किस किस में तेल डालना पड़ेगा। दोनों ही फैक्ट्री के अंदर आ गए। फैक्ट्री पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई थी। एक एक मशीन पर एक एक इंच की धूल पड़ी हुई थी। वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सार्थक, टीम बुलानी पड़ेगी। सार्थक भी एक मशीन को देखते हुए बोला, हाँ, पहले इन मशीनों को साफ करवाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी मशीन कितना काम करती है। दोनों ही फैक्ट्री में काफी देर तक बात करते रहे। जैसे ही दोनों बाहर आए, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। उनके सामने आसपास की कॉलोनी के बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे। सार्थक ने उन सबको देखा और बोला, आप सब कौन है? उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, साहब, हम पहले यहीं काम करते थे, लेकिन फिर यह फैक्ट्री बंद हो गई तो हम लोगों का रोजगार भी चला गया। धीरे धीरे हमने अपना रोजगार बाहर ढूंढ लिया, लेकिन वहां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर आप यह फैक्ट्री चालू कर रहे हैं तो हम सबको फिर से रोजगार मिल जाएगा। इतना कहकर उस आदमी ने हाथ जोड़े और बोला, साहब, कर दीजिए ना फैक्ट्री चालू। सार्थक ने वेदांत को देखा। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी। कहा, हाँ, फैक्ट्री चालू करने ही आए हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आप तो फैक्ट्री की हालत देख ही रहे हैं कैसी हो रही है। साफ सफाई करनी पड़ेगी, मशीनों को चेक करवाना पड़ेगा। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, साहब, हमें बताइए ना, हम सारी मशीन साफ कर देंगे। वेदांत को आइडिया सही लगा। वैसे भी तो उन्हें बाहर से टीम बुलानी पड़ती, तो क्यों ना उन आदमियों से साफ करवा लिया जाए। यही सोचकर वेदांत बोला, लेकिन यह मशीन बहुत महंगी है, अगर साफ सफाई करते हुए खराब हो गई तो। उनमें से एक दूसरे आदमी ने कहा, साहब, नहीं होगी खराब, पहले भी तो हम इस मशीन से काम करते थे। 4 साल पहले यह फैक्ट्री बिल्कुल ठीक चल रही थी। 4 साल में मशीन खराब नहीं होती है। यकीन नहीं आता तो आप रजावत साहब से पूछ लीजिए। वेदांत बोला, तो फिर ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी, चलिए फैक्ट्री को साफ करते हैं। इतना कहकर वह उन सारे आदमियों को लेकर फैक्ट्री के अंदर आ गया और सारे आदमी उस फैक्ट्री को साफ करने लगे। वेदांत तो फिर भी थोड़ा बहुत मजदूरों की हेल्प कर रहा था, लेकिन सार्थक एकदम बाबूजी बनकर इधर उधर घूम रहा था। तभी वह एक लड़के के पास गया जो दिखने में काफी हल्का फुल्का था, लेकिन वह लड़का पूरी जान लगाकर फैक्ट्री की एक मशीन को साफ करने में लगा हुआ था। उसका चेहरा धूल की वजह से पूरा काला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह मशीन को साफ कर रहा था। सार्थक ने ना जाने क्या सोचकर उस लड़के की कमर पर एक जोरदार मारा और बोला, अबे कुछ खा लिया कर, कितना पतला है तू। वह लड़का थोड़ा सा आगे हो गया और फिर पलट कर उसने सार्थक को देखा। उस लड़के ने एक मोटा सा चश्मा लगा रखा था। उसने अपना चश्मा ठीक किया और फिर एक पतली सी आवाज में बोला, साहब, मारिए मत, कोई मुझे टोकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सार्थक को हंसी आ गई। उसने उस लड़के की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे लड़की हो, मुझे छुओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। अबे तुझे नहीं छू रहा, पर कह रहा हूँ कुछ खा लिया कर, कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इतना कहकर सार्थक आगे चला गया और वह लड़का अपना चश्मा ठीक करके फिर से काम करने लगा। दूसरी तरफ क्रिस, मीरा, सरगम और देव चारों ही राजस्थान एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तभी उनकी फ्लाइट अनाउंस हुई। वह चारों खुशी खुशी वहां से चले गए।
चारों ही थोड़ी देर में प्लेन में बैठे हुए थे। देव और सरगम एक साथ बैठे थे, लेकिन मीरा और क्रिस अलग अलग। मीरा थोड़ा आगे बैठी थी और क्रिस थोड़ा पीछे। मीरा बार बार पलट कर पीछे देख रही थी। क्रिस ने उसे आंखों में ही चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया, लेकिन मीरा का मन लग नहीं रहा था। वह बार बार पीछे देख रही थी, बस यही चाहती थी कि किसी तरह क्रिस उसके पास बैठ जाए। मीरा के बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था, जो देखने में काफी हैंडसम था। उसकी उम्र करीब 26-27 साल की होगी। देखने से ही पता चल रहा था किसी अंपायर का मालिक है। इस लड़के ने मीरा को देखा और बोला, आप बार बार पीछे क्या देख रही हैं? मीरा ने लड़के को देखकर पूरी मासूमियत से कहा, वह पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं ना, उन्हें ही देख रही हूँ। वह लड़का बोला, बार बार पीछे देखने से आपके हस्बैंड आ जाएंगे? यह सुनकर मीरा ने उस लड़के को देखकर कहा, आप जाकर पीछे बैठ जाइए ना, मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ जाएंगे। मीरा ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि उस लड़के को हंसी आ गई और वह बोला, पीछे जाकर क्यों बैठ जाऊं, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे पास इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है और मैं उस लड़की को छोड़कर उसकी खूबसूरती को इग्नोर करके पीछे जाकर बैठ जाऊं। मीरा थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, अगर नहीं बैठना तो मत बैठो, फिर सवाल क्यों कर रहे हो? इतना कहकर उसने एक बार फिर पीछे देखा और तभी एक एयर होस्टेस अब मीरा के पास आकर बोली, मैम कोई प्रॉब्लम है? मीरा ने कहा, मेरे हस्बैंड पीछे हैं और मैं आगे, क्या मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ नहीं बैठ सकते? वह एयर होस्टेस बोली, मैम मैं कुछ करती हूँ, जस्ट अ मिनट। इतना कहकर वह पीछे की तरफ चली गई। वहां क्रिस के पास कोई लेडी बैठी थी। उस एयर होस्टेस ने लेडीज को मना लिया और वह लेडीज वहां से उठकर आगे जाकर उस लड़के के पास बैठ गई और मीरा वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एयर होस्टेस को देखा और मुस्कुराकर थैंक यू बोला और फिर सीधा क्रिस के पास चली गई। क्रिस ने भी अपनी बाहें फैला दी और मीरा सीधा जाकर के क्रिस के गले लग गई। वह लड़का मीरा और क्रिस को ही देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और क्या चल रहा था वही जाने। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।